हेलो दोस्तों, मैं रत्नेश स्वागत करता हूं आप सभी का आरडीवी क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन जमकर कर रहे होंगे। सभी को पता है कि एग्जाम की डेट आ चुकी है और सभी अपने टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर रहे होंगे अपनी प्रिपरेशन को बाय मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज के द्वारा काफ़ी बेहतरीन बना रहे होंगे। इसी बीच में आपके लिए लेके आया हूँ एनटीपीसी का मैथ का मॉक टेस्ट, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप मेरी वीडियो पूरी अंत तक देखिएगा, आपको वो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो पिछली बार एनटीपीसी कराया था, वो पूछा गया था उसमें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की होमवर्क के क्वेश्चन के साथ, जो मैंने होमवर्क में दिया था। काफ़ी ज़्यादा लोगों का सही भी था, तो आइए वहाँ से शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, होमवर्क के साथ। तो हमारा होमवर्क का जो क्वेश्चन था वो दिया गया था कि एक नाव स्थिर जल में कितनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब उसकी जो चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है नॉर्मल, मतलब जब धारा के विपरीत, मतलब नॉर्मल पानी में। कहने का मतलब है कि उसकी नॉर्मल स्पीड 12 किलोमीटर दे दी है और बोला है कि तथा धारा की चाल कितनी दे 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे दी। कह रहा है कि एक व्यक्ति नाव से धारा के प्रतिकूल दिशा में 135 किलोमीटर तक जाकर धारा के अनुकूल दिशा में प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा में तय किया गया समय कितना होगा। इस समय टाइम पूछ रहा था, तो टाइम कैसे निकालेंगे आइए बात करते हैं। आपको अगर एक व्यंजक पता होगा कि अगर कोई भी नाव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाकर और वापस लौटती है, तो डायरेक्टली एक फार्मूला होता है टाइम का, और वो फार्मूला क्या है, टी इक्वल टू होता है। ठीक है, क्या होता है, टी इक्वल टू होता है 2dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर ये फार्मूला जिन लोगों को डायरेक्टली याद होगा वो आसानी से इस पर रख के ही सॉल्व कर देंगे। देखो यक्स क्या होता है, मेरा यक्स होता है नाव की चाल और वाई क्या होती है, धारा की चाल होती है। तो जो आपको दिया है सारा डाटा, टाइम पूछा था 2 यहाँ पे दिया है और डिस्टेंस कितनी दे दी, डिस्टेंस दे दिया 135 एंड यक्स क्या है, यक्स मेरी नाव की चाल है और नाव की चाल कितना दे दिया 12 किलोमीटर। बस और कुछ नहीं करना था। नीचे क्या, एक्स स्क्वायर का मतलब कितना है 12 बटे 144 और इसमें से नीचे कितना हो जाएगा 3 तरीका 9। ठीक है, इसी को सॉल्व करते तो कितना आता 2 मल्टीप्लाई 135 मल्टीप्लाई 12 और कितना इसमें से घटा देते 14 में से 5 गए 9, तो कितना 135 कैंसिल आउट कर देते कितना आता 24 हावर आ जाता। तो जिन स्टूडेंट्स का 24 हावर सही था, जो 24 आवर आ रहा उनका क्वेश्चन आंसर सही था। इसमें 24 आवर बी इज द राइट आंसर था। ठीक है, चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। ये होमवर्क का क्वेश्चन था। तो आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन, मेरा पहला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन में दिया है 11 माइनस 3 डिवाइड बाई 1/3 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 6 ब्रेकेट में 1 मल्टीप्लाई 1/6। ये क्वेश्चन दिया है, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो दिया है क्वेश्चन में क्या, मेरे पास 11 माइनस 3 डिवाइड बाई 1/3 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 6 और 1 मल्टीप्लाई बाई 6 ये दिया है। तो बॉडमॉस रूल्स इसमें लगाना था। बॉडमॉस रूल्स के द्वारा ही सॉल्व किया जाएगा। तो पहले क्या होता है, ब्रैकेट्स का सॉल्यूशन किया जाता है। तो इट इज ऐसे ही रहेगा, पहले ब्रैकेट का फंक्शन सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 मल्टीप्लाई 1/6। अब देखते हैं, अब क्या मेरे पास ये ब्रैकेट का खत्म हो गया कहानी। ठीक है, ये ब्रैकेट का कहानी खत्म हो गया। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, ब्रैकेट हटा देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ पर। अब देखते हैं कि अब मेरा डिवाइड वाला चलेगा 11 माइनस 3 और ये जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 3 और माइनस 5 मल्टीप्लाई 6 और इसका सॉल्व कर लेंगे इसी, नहीं तो अभी सॉल्व करेंगे क्या 11 माइनस, देखो मल्टीप्लाई सॉल्व करना है तो मल्टीप्लाई 3 3 का 9 और 9 बचे 45 और अभी यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा 1 1, तो कितना 1 हो गया। अब देखो करना क्या है कि मेरे पास 11 यहाँ और 45 माइनस 1 है, तो ये देखो इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 46, मतलब 11 माइनस 46, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा -35 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, -35 इज द राइट आंसर हो जाएगा। बस बॉडमॉस रूल्स लगाना था, बॉडमॉस रूल्स के द्वारा आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अब जिनको ये रूल्स नहीं पता उनके लिए डिफिकल्टीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बोल रहा है कि एक समीकरण में एक्स स्क्वायर माइनस 6 के एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 है का एक मूल 5 है, तो के का मान दे दीजिए। बताइए कि क्या के का मान क्या है। देखो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा है, इंपॉर्टेंट से भी है। तो देखो जब भी किसी व्यंजक का या कोऑर्डिनेट इक्वेशन का एक मूल दिया रहता है, इसका मतलब क्या है, वो एक्स का मान दिया गया है। ठीक है, तो हम एक्स का मान 5 दे दिया और इक्वेशन मेरे पास क्या दे दिया है, इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस
इसमें माइनस दे दिया है, और उसके बाद 6kx और दे दिया है प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो इसका अगर एक मूल, मतलब एक मूल का मतलब है क्या, इसका एक मूल मतलब 5 है, मतलब x का एक मान कितना है 5 है, इसका एक मान और आता है लेकिन वो नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि x का मान इस पर रखने पर ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो हम यहाँ पर रखेंगे, कितना हो जाएगा 25 माइनस 6 के गुणे 5 और कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया 25 और 25 5 30, ये वाला इसमें जुड़ाएगा कितना 30 माइनस 6 मतलब कितना हो जाएगा 56 30 के हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा के का मान जो निकल के आएगा मेरा क्या आ जाएगा, के का मान 1 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो के का मान कितना निकल के आया 1 निकल के आया। जब भी कोई कोऑर्डिनेट इक्वेशन का कोई एक मूल दिया होता है, इसका मतलब क्या, वो x की वैल्यू ही दी गई है। ठीक है, इसलिए वो उसको सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा तो वहां से हमारा के का मान क्या निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है कि एक वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज की परिमापें समान है, मतलब पैरामीटर उनके इक्वल हैं। कह रहा है यदि वर्ग का विकर्ण की लंबाई, जब वर्ग बोल रहा है कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी है 12√2 है सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले देखो कंडीशन क्या दे दिया, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि 4a और दे दिया किसके बराबर, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज मतलब 3a के बराबर। ये मेरा क्या है स्क्वायर है, और ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये इक्विलेटरल मतलब त्रिभुज है। अब देखो इसमें दे दिया है कि कह रहा है कि यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, लंबाई दे दिया है, डायगोनल दे दिया वर्ग का विकर्ण का, विकर्ण दे दिया है 12√2। यहाँ से इसकी अगर भुजा निकालने की बात हो जाए तो भुजा क्या होता है, यहाँ पर पता होगा कि विकर्ण बराबर क्या होता है √2 गुणे भुजा, यही तो होता है। ठीक है, यही होता है। अब मेरे पास क्या है कि भुजा निकालेंगे, यहाँ तो विकर्ण कितना दे दिया है 12√2 दे दिया, और यहाँ √2 का मान, और यहाँ पर भुजा की बात करें तो इसको काट देंगे तो मेरे पास कितना आएगा, भुजा कितनी आ गई, भुजा आ जाएगी 12। तो यहाँ से परिमाप जो निकल के आएगा मेरा कितना आ जाएगा 4 गुणे 12, और कितना है 3a। ये अगर इसकी साइड हो और ये इसकी साइड हो तो काट देंगे 3 से, 3 चौक 12, तो a का मान यहाँ से क्या निकल के आया, a का मान 16 निकल के आया है। और पूछा क्या गया है, कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात किया, अब वो त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है √3/4a² होता है। अब यहाँ से मैं a का मान कितना रख दूंगा, a का मान मेरा कितना निकल के आ गया है 16 निकल के आ गया, तो क्या रखेंगे √3 4 मल्टीप्लाई बाई 16 गुणे 16, तो 4 1 के 4 4 चौक 16, तो कितना 64√3। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से समझते हैं, कंडीशन में क्वेश्चन में दे रखा है, बोला कि एक वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज की परिमापें समान है, मतलब पैरामीटर समान है। तो इसका मतलब क्या होता है, वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a होता है, अगर इसकी साइड a रही हो, और इसका परिमाप कितना होता है समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज कह रहे हैं तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है 3a हो जाता है। ठीक है, 3 हो जाता है। तो इन दोनों का जब बराबर है तो वर्ग का विकर्ण दे दिया है 12 जो भी क्वेश्चन में दिया 12√2 दे दिया, तो विकर्ण बराबर क्या होता है √2 गुणे भुजा। यहाँ से मैंने भुजा का मान निकाला 12, और यहाँ से मेरे किसका निकल के मान आ गया, इसके समबाहु त्रिभुज की एक साइड का मान निकल के आ गया। तो वहां से हम क्या निकाल लेंगे अपना, वहां से मेरा निकल गया एरिया। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, बस आपको इसके कुछ फार्मूलेज याद करने होते, बस और कुछ नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एडवांस मैथ से पूछा गया क्वेश्चन है। बोला है tan 0 एंड tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री एंड आल्सो tan 89 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे दे दिया है, tan 0 इंटू tan 1 एंड tan 2 डिग्री डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर दे दिया है tan 89 डिग्री दे दिया। अब आपको जैसे ये देखे क्वेश्चन, आपको तुरंत पता चल गया होगा कि इसका मान क्या आने वाला है, क्योंकि tan 0 का मान आल्सो 0 होता है, और किसी संख्या में अगर 0 से हम मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाता है वो
10 1, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर मेरा क्या आने वाला है, सबको बिना पेन लगाए आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है 0। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10-15% बढ़ा दी जाती है और 10% कम कर दी जाती है। इसमें हालांकि बोला कि -10% का बदलाव किया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % का बदलाव मिलेगा। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा है, बस अलग अलग तरीके से पूछा है। तो इसको क्या करना है, चाहे आप सक्सेसिव लगा लो, चाहे फ्रैक्शन वैल्यू से लगा लो, किसी से भी आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे को बोला है आयत का क्षेत्रफल मतलब एरिया। अब आयत का क्षेत्रफल जो डिपेंड करता है, देखो किस पे डिपेंड करता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब बोला है कि इसकी लंबाई को 15% बढ़ा दिया गया है और इसकी चौड़ाई को 10% कम कर दिया गया। तो एरिया में क्या फर्क आएगा, तो इसको सक्सेसिव लगा लेंगे। यक्स देखो पहले को बढ़ाएगा, दूसरे को घटाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस XY/100 इसी पे लगाना है। एक्स का मान 15 दे दिया और इसका मान 10 दे दिया और इसका 15 × 10/100। डायरेक्टली जिसको इसका मान पता होगा तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से आएगा 5 और इसका यहाँ से, और इसका मान कितना है 5 1.5, तो कितना हो जाएगा 3.5 की वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी 3.5 की। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 3.5 का वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, वो बढ़ जाएगा पहले से। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। बोला कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक ठोस गेंद को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली छोटी गेंद में ढाला गया है। यदि कोई भी अपव्यय ना हो, मतलब कोई भी उसमें से कोई मटेरियल खराब ना हो, मतलब जितना भी पहले था उतना ही आयतन बाद में हो, तो कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये पूछा गया है। जब देखो इसका एक टर्म्स यूज करना है आपको कि कभी भी कोई भी चीज अगर आयतन में चेंज होती है तो क्या पहले जितना आयतन रहेगा बाद में भी उसका आयतन उतना ही रहेगा, अगर कोई भी नुकसान मतलब कोई भी मटेरियल खराब नहीं होता उसमें। तो कंडीशन इसमें दे दिया है। तो बोला है कि ठोस गेंद को बोला है, तो भाई ठोस गेंद का आयतन क्या होता है 4/3। क्या होता है 4/3 πr³ होता है। अब इसको चेंज करके, ठीक है, इसको 2 सेंटीमीटर वाले छोटी गेंदों में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। ठीक है, अब इसी को छोटी साइज में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। तो हो क्या एक आयतन को दूसरे आयतन में चेंज कर रहे हैं, और चेंज करेंगे तो ये अगर मैं इसको R1 मानता हूं तो इसको क्या मानूंगा R2 मानूंगा, πr²। ठीक है, और यहां भी क्यों होगा। अब हो क्या रहा है कि अब देखो जब भी ये बड़ी चीजें छोटी चीज में चेंज होगी तो इसके नंबर्स भी बढ़ जाएंगे। तो क्या हो रहा है, यहाँ से ये कट जा रहा है, ये काट देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा R1/R2 का क्यूब आ जाएगा और बराबर क्या आ जाएगा n आ जाएगा। ठीक है, तो R1 का मान कितना दे दिया 10 और R2 का मान 2 दे दिया है। सिंपली हम क्या कर सकते हैं, n का मान करेंगे, यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा 5 का क्यूब आ जाएगा और n बराबर तो कितना आ जाएगा, n बराबर 125। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 125 गेंदें छोटी छोटी 2 सेंटीमीटर की बनाई जाएंगी। ठीक है, और कुछ भी नहीं था, सिर्फ आयतन को ट्रांसफर करना था कि 10 सेंटीमीटर वाली जो गोली थी उसमें उसको 2 सेंटीमीटर वाली गोली में चेंज करना था। हमें पता है कि जो बड़ी वाली गोली थी जो छोटी में चेंज होगी तो वो कई सारी गोलियों में चेंज हो जाएगी, इसलिए मैंने n टर्म यूज किया और कुछ भी नहीं। तो n का मान निकल के आया 125 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या 6 अंकों की है जो 16 का गुणक है। तो देखो 16 का गुणक होने का मतलब क्या है कि वो 9 से डिवाइड भी होगी। ठीक है, 16 का गुणक का मतलब 18 का गुणक का मतलब बोला है कि 18 का गुणक है। तो 18 का गुणक का मतलब क्या है, ये संख्या 9 से भी कटनी चाहिए और 2 से कटनी चाहिए। और कंडीशन क्या दे दिया है कि वो छोटी से छोटी संख्या। तो इसमें ऑप्शन में अगर देखेंगे तो छोटी से छोटी संख्या कितनी है, मेरे पास 1 लाख है। उसके बाद क्या है 1 लाख। अब देखो 1 लाख है तो ठीक है कितनी है 1 लाख है, तो 1 लाख तो देखो 9 से कटेगी नहीं डिविजिबिलिटी रूल की वजह से, तो ये तो ऑप्शन मेरा होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन सबसे बड़ा है और दूसरे नंबर पे क्या है मेरा एक ऑप्शन ये है भी, ये भी है। ठीक है, ये वाला तो देखो 6 एक साथ ये भी नहीं बटेगा, तो लास्ट ऑप्शन कौन सा बचता है सी वाला। और सी वाला क्या दिया है, ये दे दिया आपको सी वाला।
अब करना क्या है, देखो ये 9 से डिवाइड मतलब 18 का मल्टीपल होगा, इसके मतलब क्या है कि 9 और 2 से कटेगा है, तो देखो 8 1 9 डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है 9 का, और लास्ट में 2 भी है, तो इसका मतलब क्या, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको करना क्या होता है, आपको ऑप्शन की मदद लेनी पड़ती है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि कह रहा है कि रूट 1296 का मान अगर 36 है, ठीक है, ये दे दिया है, तो पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, दे दिया है एंड आल्सो दे दिया है यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट लग गया 1 2, ठीक है, और यहाँ पर कितना लगा, तो और यहाँ पर है, ठीक है, इसका मान पूछ लिया है। इस तरह का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 12 से 96 किसका रूट होता है, 36 का होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 अंक 2 मतलब कितना हो जाएगा 3.6 हो जाएगा। सेम वे इसका मान कितना आ जाएगा 0.36, और इसका मान कितना आ जाएगा, और इसका मान कितना आ जाएगा 0.0036। अब करना क्या है कि हमें जोड़ना है, बस इन्हीं को जोड़ के करना है। तो मेरे पास यहाँ पर 3 ऑलरेडी है, इसका मतलब क्या है कि इनका यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करेंगे तो कितना आएगा, लास्ट में 6 आएगा, और इसके बाद क्या आ जाएगा 9, फिर 9 और 9, और पॉइंट यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है, देखो 6 आ गया, उसके बाद 6 3 9, फिर कितना 6 3 9 और 6 3 9, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 3.9996, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा था और कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ आपको चेक इसको रूट से बाहर निकालना था, और रूट बाहर निकालने का तरीका क्या है, लास्ट का 2 2 का पेयर बनाते हैं, तो देखो 3 अंक बाद लगना था दशमलव, तो हमने 3 अंक बाद लगा दिया, यहाँ पर 2 2 का पेयर बनाएंगे ऐसे, तो 1 2 3 4 पेयर बन रहे थे, दशमलव के 4 अंक बाद हमें नंबर्स लिखने थे और कुछ भी नहीं, उसके बाद ऐड कर देना था। दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए अगले क्वेश्चन की बात चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 13 जोड़ने के बाद 42 36 तथा 45 में प्रत्येक से विभाज्य हो जाए। तो देखो 3 संख्या दे दिया है, कौन सी, 42 36 और 45, ये 3 संख्या दे दिया, बोला है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 13 के जोड़ने के बाद इनसे कट जाए। तो अब देखो न्यूनतम संख्या जोड़नी है, तो इनका मैं क्या करूंगा, लासा ले लूंगा, तो 2 से करेंगे तो ये 21 आएगा, और कितना 18, ये 45 ही बना रहेगा, यहाँ से 2 बार और ले जाएंगे तो कितना आएगा 21 45। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखो 3 से करेंगे तो 3 3 से 21 3 3 और 15 या 45, तो फिर क्या बनेगा 3 से 7 एंड 1 एंड 5। अब क्या सिंपली बन जाएगा 5 और 7 से, ठीक है, यहाँ पर 7 आएगा 1 एंड 1 एंड 1 1 1, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 2, क्या आ जाएगा इसका एलसीएम 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। इसका करेंगे तो देखो 2 दूना 4, 12 12 36 36 पंचे 180 और प्लस 7, तो कितना 7 0 0 और 7 8 56 के 6 7 5 12, तो कितना आ गया 1260 मेरा कैसे आ गया, ये आ गया। अब कह रहा है कि इसमें से 13 जोड़ना है, इसका मतलब 13 जोड़ना है, इसका मतलब क्या है कि 13 इसमें से घटा दो तभी तो जोड़ोगे, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1243, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 1243 इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये 13 मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है, वो क्वेश्चन में क्या किया, क्वेश्चन में बोला है कि 13 जोड़ने के बाद अब ये संख्या आ जाएगी, इसमें जब 13 जोड़ेंगे तभी तो इन संख्याओं से विभाजित होगी, इसीलिए मैंने 13 जोड़ा है और कोई रीजन नहीं था, ठीक है। तो 1247 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बात करते हैं क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन। बोला है कि दो संख्याओं पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 375 है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या में भाग दिया जाता है तो 5/3
बचता है सबसे छोटी संख्या का पता लगाइए। ठीक है, दो संख्याएं, जब अगर मैं दो संख्याओं को x एंड y मानता हूँ, जब इनको भाग दिया जाता है तो कितना 3/5 बचता है, और इनका गुणनफल दे दिया। अब इनका रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो कितना हो जाएगा, या बात करें ये एक्स वाई कितनी हुई, इनका रेशियो कितना हो जाएगा 3 और 5। अब इनका मल्टीपल दे दिया, इनका मल्टीपल दिया है कितना है 3 गुणे 5, और यहाँ पर एक्स कर एक्स स्क्वायर इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये 3x होंगी और ये कितनी हो जाएंगी 5x मानूंगा। तो इनका गुणनफल दे दिया 375 दे दिया। अब इसको करेंगे कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना 15x स्क्वायर बराबर 375, और यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 375/15। तो 15 दूना 30 और 15×5 = 75। तो एक्स का मान कितना निकल के आ गया 5 आ गया। अब पूछा था छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन सी होगी 3x वाली होगी, जिसका रेशियो कम है, तो कितना हो जाएगा 5×3 = 15। आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 15 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो संख्या दिया था, बोला था कि जब पहली को दूसरे से भाग देंगे तो 3/5 आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 3 रुपए प्रति लीटर कीमत वाले शुद्ध दूध की कीमत दूध की किसी मात्रा में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है। यदि वह कोई बेईमान दूध वाला पहले के मूल्य में उस मिश्रण का 20% लाभ कमाता हो, तो ग्राहक कितनी मात्रा में शुद्ध दूध पाएगा, मतलब लास्ट में दूध उसे कितना शुद्ध मिलेगा। देखो अब अगर मैं मानूं कि कह रहा है 3 लीटर प्रति कीमत वाले शुद्ध दूध में, ठीक है, तो बात करें अगर शुद्ध दूध की मात्रा अगर मैं मानूं कितना x मानता हूं, तो इसको कैसे लगाएंगे। अब इसमें देखो इस वाले दूध में x मानता हूं, अब इसने क्या किया कि इसमें 4 लीटर उसने पानी मिला दिया, और इसको बेच कितने में रहा 3 रुपए, मतलब कुछ भी शुद्ध दूध रहा होगा उसमें 4 लीटर पानी मिलाया और 3 रुपए के रेट से बेच रहा था। और बोल रहा है कि जो शुद्ध दूध था उसमें भी उसने क्या किया 120% मतलब 20% का लाभ कमाया। तो शुद्ध दूध मेरे पास कितना था 3x लीटर रहा होगा, और इसमें भी इसने क्या किया 20% का लाभ कमाया, इसका मतलब क्या हो गया 120 हो गया। अब यहाँ से सॉल्व कर दें 3x + 12, और इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3x, और इसमें सॉल्व करेंगे तो काट देंगे कितना आएगा 6 5, तो कितना आएगा 6 और 5 आ गया। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15x + 12 × 5 = 60, और ये 18x। तो x का मान मेरा कितना आ गया 3x का मान कितना आ गया 60, और x का मान कितना आ गया 20। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो दूध कितना मिलाया था उसने 20 लीटर, जो लास्ट में शुद्ध दूध अंतिम ग्राहक को मिला था वो कितना था 20 लीटर का था। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। बोल रहा है कि 3 रुपए प्रति लीटर कीमत वाले एक शुद्ध दूध में अगर 4 लीटर पानी मिला दिया जाता, मैंने क्या किया 4 लीटर पानी मिलाया, उसके बाद क्या किया इस रेट को इसको किसमें बेचा कि 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच दिया। अब हो क्या रहा है कि कह रहा है कि अगर बस वह क्या कह रहा है कि उस मिश्रण में 20% लाभ पहले से कमाता जो पहले 3 लीटर मतलब 3 ये x दूध था वो 3 रुपए के हिसाब से दे रहा था, उसमें कितना उसने कमाया था 20% का लाभ कमाया था। तो इक्वेशन कुछ इस तरह सेट हुआ, और x का मान मतलब शुद्ध जो मेरा शुद्ध दूध था जो लास्ट उपभोक्ता यूज कर रहा था वो कितना निकल के आया था x का मान 20 लीटर निकल के आया था। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, बोल रहा है कि एक बल्लेबाज का 19 पारियों के लिए औसतन एक निश्चित औसत है। कह रहा है 20वीं पारी में वह 100 रन का स्कोर बनाता है, तो उसका औसत 2 बढ़ जाता है और बढ़ जाता है, तो 20वीं पारी का औसत कितना रहा होगा, 20वीं पारी का औसत कितना रहा होगा। अब देखो 19 पारियों के लिए रनों की एक निश्चित औसत था, तो मतलब 19 पारियों में अगर मैं मानूं x औसत से बना रहा होगा x हो जाएगा। और जैसे ही अगली पारी में कितना उसने मारा 100 रन मारा, तो क्या हुआ कि उसका औसत x था, x से बढ़कर 2 हो गया। बस इसी को सॉल्व करना था, तो कितना 19x + 100, ये कितना हो जाएगा 20x + 40। अब x ये कितना हो जाएगा x का मान यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 60। तो x का मान मेरा 60 निकल गया, लेकिन औसत 2 बढ़ जा रहा था, तो 20वीं पारी का औसत कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। तो मेरे पास x + 2 था ना,
औसत 2 बढ़ जा रहा था, एक्स का मान इतना है, एक्स प्लस 2 का मान कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा मेरा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से समझते हैं, कह रहा 19 पारियों में एक निश्चित औसत बनाया, तो मैं कहा वो औसत एक्स था। अब जैसे ही 20वीं पारी में उसने क्या किया 100 रन मारा, तो औसत 2 बढ़ गया, औसत 2 बढ़ गया। बस यहां तक समझ आया, उसके बाद कैलकुलेशन कर लेना। तो कितना है, एक्स का मान 60 है, औसत 2 बढ़ रहा था, तो 20वीं पारी में तो कितना हो जाएगा 62 इस तरह हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है कि सुरेश और चिराग की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। तो चिराग की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चिराग की वर्तमान आयु की बात किया, देखो इसमें क्या दे दिया है, सुरेश और चिराग, अगर सुरेश को मैं यस से करूं और चिराग को सी से रिप्रेजेंट करूं तो क्या होगा, इनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु 5:4 हो जाएगी। इनकी क्या है, वर्तमान आयु है। अब कह रहे हैं 3 साल बाद, 3 साल बाद अब इनकी उम्र कितनी हो जा, इनका अनुपात कितना हो जा रहा है, 11:9 हो जा रहा है। देखो फर्क कितने का आ रहा है, 2 साल का, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 साल का फर्क आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 2, और यहाँ से करेंगे 9 बचे 45 माइनस 44, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना निकल के आएगा, 1 यूनिट बराबर 6। तो चिराग का पूछा था, चिराग का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 4 गुणे 6 बराबर 24 वर्ष। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से करने के लिए ट्रिक से ऐसे करते हैं कि जितने साल बढ़ रहा है उसके बाद इनका गैप देखते हैं, इनके गैप से मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं, और जिसमें जिसका पूछा हो उससे मल्टीप्लाई करा देते, तो कितना आएगा 24 ईयर आ जाएगा। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर उसने सुरेश का पूछा होता तो 5 से मल्टीप्लाई करते तो उसका कितना होता, 20 हो जाता। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। बोला है कि यदि यक्स किसी वस्तु को 5% लाभ पर और वाई को बेचता है, और वाई उसी वस्तु को 20% लाभ पर जेड को बेचता है, जेड उसी वस्तु को 25% लाभ पर पी को बेचता है। कह रहा है यदि पी कुल भुगतान 2520 रुपए करता है तो एक्स के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा। एक्स का पूछ रहा है, एक्स का क्रय मूल्य कितना रहा होगा। तो देखो मैं मानता हूँ एक्स का क्रय मूल्य क्या रहा होगा, ए रहा होगा। ठीक है, ए का, अब इसने क्या किया, इसी पर 5% लाभ पर बेच दिया, इसका मतलब कितने पे बेचा होगा, 105 पे बेचा होगा। फिर ये क्या किया, ये किसको बेचा, ये बेचा था, ये एक्स था, और ये एक्स ने किसको बेचा, वाई को बेचा था ना। तो वाई, अब वाई किसको देगा, जेड को देगा, और ये कितने पे देगा, 120 पर लाभ लेकर देगा। और जेड क्या करता, उसी को पी को दे देता। अब ये जेड तक आया और जेड ने किसको दे दिया, पी को दे दिया, और कितने % लाभ पर दिया, 25%। इसका मतलब क्या है 125/100। और लास्ट में पी ने कितना भुगतान किया, पी ने भुगतान किया 2520 रुपए का। तो इसी को सॉल्व करना था, ए का अभी आ जाएगा। तो एक्स ने वाई को दिया, वाई ने जेड को दिया, और जेड ने पी को दिया, और पी ने भुगतान ये वाला किया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5 से काटेंगे 21 हो जाएगा, और 20 पंचे 100। ठीक है, तो यहाँ 20 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 20 छक्का 20 पंचे 100, और इसको काटेंगे कितना 25 चौका 100। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, a मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 6/5 गुणे 5/4 बराबर 25/20। ठीक है, अब यहाँ से काटते हैं। देखो 21 से इसको काटते हैं, 21 एक के 21 और 4 21 2 42, 120 हो गया। फिर 6 से काटेंगे, 6 से काटेंगे कितना, 6 दूनी 12 20 हो गया, और इससे काटेंगे तो 4। तो मेरे पास ए का मान कितना निकल जाएगा, 4 गुणे 20 गुणे 4 गुणे 5। तो ए का मान क्या निकल के आया, 4 पंचे 20 चौक 80 और गुणे 5 चौक 20। तो कितना आया, ए इक्वल टू कितना आ गया, ए इक्वल टू आ गया 1600 रुपए। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा मेरा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1600 रुपए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है कि एक टेस्ट में सफल होने के लिए 38% अंक प्राप्त करना जरूरी है, तो पैरा 45 अंक में उत्तीर्णांक कितना होगा। मतलब पूर्णांक कितना दे दिया, 45 दे दिया, और पूछा है कि कितने नंबर जरूरी होंगे। तो देखो पूर्णांक मेरा कितना था, 45 था, और पास करने के लिए कितना जरूरी है, 38%। 38% का मान ही पूछा डायरेक्टली। इसको करेंगे कैसे, देखो इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 पंचे 40
और कितना आएगा 171, ठीक है। ये मेरा आ गया कितना, इसका मल्टीप्लाई करने पे आया कि 1710 आ गया, और नीचे कितना 100 है। तो क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 दशमलव लग जाएगा, कितना आ जाएगा 17.1 आ जाएगा, ठीक है 17.10। तो उत्तरांक कितना था 45 में से उससे 17.10 अंक लाना था, तभी वो पास होगा, अन्यथा वो फेल हो जाएगा। तो उत्तरांक पूछा था, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि कह रहा है एक रेडियो का अंकित मूल्य 1200 रुपया है, यदि इसे 1050 रुपए में बेच दिया जाता तो इस पर कितने % की छूट दी जाती। देखो एमआरपी दे दिया क्वेश्चन में, एमआरपी दिया गया, एमआरपी दिया है मेरा 1200 रुपए, ठीक है 1200 रुपए दे दिया, आरएस दे दिया। अब कह रहा है कि इसको कितने में बेच रहा है, एसपी सेलिंग कर दे रहा है, बेच दे रहा है कितने में 1050 रुपए में। तो उसको डिस्काउंट कितने की, छूट कितने की मिली है, छूट कितने को मिल गई, उसको 150 रुपए की छूट मिली है। तो डिस्काउंट इन परसेंटेज, छूट का परसेंटेज पूछ रहा है कि कितना 150 बटे 1200 गुणे 100 कर देंगे तो कितना आएगा, ये कट जाएगा 2, 12 के 12, ठीक है कुछ हाँ ठीक है। तो कितना हो जाएगा 12 के 12, 1200 पे 150, कितने % की छूट मिलेगी, ठीक। तो कितना हो जाएगा 12 के 12 हो जाएगा, और हाथा कितना 3, तो 12 दूना 24 और 6, 12 पंचे 60। तो कितना आ जाएगा डिस्काउंट इन परसेंटेज, डिस्काउंट इन परसेंटेज कितना आएगा 12.5%। उसको कितने की छूट मिल गई, 12.5% की छूट मिल गई। देखो एमआरपी दिया था 1200, एसपी उसने सेलिंग कितने की 1050 की, तो डिस्काउंट कितने का दिया होगा 150 रुपए का, डिस्काउंट इन परसेंटेज पूछा था 1200 का, तो निकाल देंगे तो कितना 12.5% आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है किसी व्यापार में ए 10,000 रुपए 9 महीने के लिए निवेश करता है तथा बी 18,000 रुपए कुछ समय के लिए निवेश करता है। कह रहा है यदि ए तथा बी का लाभ बराबर हो तो उसने बी के लिए कितने समय के लिए पूंजी को निवेश किया था। जब भी आपका प्रॉफिट बराबर होता है तो क्या होता है, उनके जो इन्वेस्ट का मतलब जो जितना इन्वेस्ट किए रहेंगे दोनों का इन्वेस्ट में बराबर होगा, क्योंकि बराबर उनका लाभ भी हो रहा है। तो यहाँ पर दे दिया है ए का, एक यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। ए कितना खर्च कर रहा है, देखो 10,000 रुपए 9 महीने के लिए कर रहा है, लेकिन बी वाले को पता ही नहीं है ये कितना कर रहा है 18,000 रुपए कर रहा है। अब इसी का टाइम पूछना था, मैं टाइम को टी मान लेता हूं। अब करना क्या है कि जैसे आप टाइम को टी मानेंगे तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर क्या लाना है, यहाँ पर देखो 90,000 लाना, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, ऐसे काटो 3 से काट दो इसको, 3 0 तो कितना हो गया यहाँ पर 90 हो गया, और यहाँ पर 18 आ जाएगा, तुरंत टी का मान आ जाएगा। तो कितना 18 पंचे 90, टी का मान कितना आ गया 5 मंथ, ठीक है 5 मंथ आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी 9th मंथ यूज हुआ था, ठीक है ईयर में नहीं यूज हुआ था, तो ये 5 मंथ के लिए ही लगाया होगा, तभी इन दोनों का लाभ बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर जितना पूंजी ये लगाया था उतना पूंजी अगर ये भी लगाया होता तभी तो दोनों का लाभ बराबर होगा। यहाँ पर 90 आ रहा था, इसका मतलब इसमें कितने 18 पंचे 90, 5 से मल्टीप्लाई अगर आप हिट भी करते तब भी आपका आ जाता। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये 13 में पूछा गया है। ठीक, सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, उन्हीं को मैं क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है कि एक राशि सामान साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 457 रुपए और 10 वर्षों में 574 रुपए हो जाती, तो राशि का मान रुपए में कितना होगा। उसका क्या पूछा है, उसका प्रिंसिपल पूछ लिया है। तो देखो कैसे कैसे कह रहा है कि 5 वर्षों में कितना हो जाता है, 5 वर्षों में दे दिया है 457। अब देखो 10 वर्ष में कितना दे दिया है, वही राशि 10 वर्ष में कितना हो जा रही है 574 हो जा रही है। तो देखो 5 वर्ष का मेरे क्या निकल के आ जाएगा, 5 वर्ष का अगर ब्याज निकालने की बात करें तो 5 वर्ष का ब्याज कितना निकल के आएगा, इनसे घटाएंगे तो कितना 7 और 6 में से 5 गया 1 और कितना आ जाएगा यहाँ पर 170 रुपए क्या आ गया, 5 वर्ष का ब्याज आ गया। अब 5 वर्ष का मूलधन मेरे पास कितना, 5 वर्ष का क्या है, 5 वर्ष का मेरे पास क्या है मिश्र धन इतना है। तो मेरे पास पता है P = क्या होता है, A - SI होता है। तो 5 वर्ष का मेरे पास क्या है मिश्र धन कितना दे दिया है
457, और इसमें से घटाना कितने का, SI 5 वर्ष का SI घटा देंगे, कितना आ जाएगा 117, 0 4 और कितना आ जाएगा ये 3। तो मेरा प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया, 340 निकल के आ गया। प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 340 रुपये रहा होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, आप अगर लैंग्वेज समझते तो आसानी से इसको कर ले जाते। ठीक है, तो एक बार फिर से समझाता हूँ। बोला कि 5 वर्ष का मेरा मिश्रधन जो है 457 रुपये हो जाता है, और 10 वर्ष का मिश्रण कितना हो जाता है, 574 रुपये हो जाएगा। तो जब भी मैं इन दोनों को घटाऊंगा तो मेरे 5 वर्ष का क्या निकल के आएगा, ब्याज, और 5 वर्ष का मेरे पास क्या दे दिया है, मिश्रधन दे दिया है। तो मिश्रधन से ब्याज घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मूलधन आएगा। तो ये मूलधन का मान पूछा था 340 रुपये, उसका मूलधन रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है, तो बी अकेले उस कार्य के कुल भाग को 20 दिन में करता है, तो ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ए जो है बी की अपेक्षा 50% अधिक है। अब यहाँ पर लिखेंगे ए और बी, तो ये अगर 100 काम कर रहा होगा तो कितना 150 है, तो इसका क्या हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा, ये अधिक है। ये क्या मेरी क्षमता है, क्या है ये क्या दिया है, क्षमता दे दी है। तो कितना हो जाएगा 3:2। अब क्षमता का उल्टा क्या होता है मेरा, समय हो जाता है। तो समय कितना होगा 2 3। अब देखो बी का समय कितना दे दिया है, बी का समय दे दिया है मेरे पास 3, मतलब 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20/3 हो जाएगा। अब यहाँ से और इसका मान अगर निकालना चाहें, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 20/3। तो इनके कार्य क्षमताओं का अनुपात अगर निकालेंगे, कार्य क्षमता कितनी रही होगी, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा क्षमता, यहाँ पे लिखेंगे क्षमता। क्षमता की अगर बात करें तो 1 यूनिट से अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, इसकी क्षमता कितनी आएगी 20, और इसकी संख्या कितनी आ जाएगी, इसकी क्षमता से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा कि 40/3 आ जाएगी क्षमता। कैसे आई, देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 से कैंसिल आउट और 20 हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 40/3 हो जाएगी। अब दोनों की क्षमता पता चल गई कि ये कितने कितने स्पीड से काम कर रहे हैं। तो ये दोनों मिलकर किसी काम को कर रहे हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पर एलसीएम लगा देंगे, कितना ए एंड बी, ये कितना 20 दिन में करता है और कितना 40/30 दिन में करता है। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 40, और करना क्या है कि देखो ये 2 कर रहा है और ये 1 करेगा तो कितना 3 की स्पीड से करेगा। तो मेरे पास टोटल काम कितना था 40, और 5 से डिवाइड कर देंगे कितना आ गया 8 डे। तो कितने दिन में उस कार्य को समाप्त करने में कितना लगेगा 8 डे लगेगा। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। कह रहा है जो ए है बी से 50% अधिक है, तो इनका रेशियो कितना आ गया 3:2, और इनके टाइम का अनुपात कितना आएगा, ये समय का अनुपात दिया है। और इसमें दे दिया बी का 20 दिन में खत्म करता है, तो ए कितने दिन में खत्म करेगा मुझसे, मैं अगर उनकी एफिशिएंसी निकाल लूँ तो 1 यूनिट का मान 20/3 निकल के आया। यहाँ से इनकी क्षमता कितनी निकल आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दिन में ये खत्म करेगा, और 40/3 दिन में ये खत्म करेगा। दोनों का मैंने निकाला, तो दोनों मिलकर 8 दिन में उस काम को फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, बोल रहा है पाइप ए तथा पाइप बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं, दोनों एक साथ मिलकर उसे कितने घंटे में भरेंगे। सेम बेस जैसे पैटर्न पे भी मैंने बताया था, उसी पे सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। ए और बी दोनों दे दिए हैं और वो भर रहे हैं किसी टैंक को। तो ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, और ये भर कितने पर है 10 और 15 पे भर रहे हैं। तो देखो इनका भरेंगे कितना, अगर इनका 30 मान लेता हूँ तो कितने की स्पीड बढ़ेंगे 3 की स्पीड से, और ये 2 की स्पीड से, और पूरा भरना कितना है इसको 30 को 500 तो कितने दिन में 6 दिन में, इन्हें क्या कितना दिन में 6 घंटे में। सो ये घंटे का दिया है तो 6 घंटे में इसको भर देंगे। दूसरा तरीका कैसा लगाने का, अगर आप लगाते तो कैसे लगाते इसको, ए गुणे बी और ए प्लस बी इसी पे रख देते तब भी आया था। इस पे रखेंगे, देखो कैसे 10 गुणे 15 और कितना हो जाता 10 धन 5 सॉरी 15 कितना हो जाता 150/25। तो 25 सिक्के 25, 25 छक्का 150। यहाँ से भी आ जाता है, ये आपका दूसरा मेथड था, ये पहला मेथड था। आप जिसे चाहते हैं उसी से लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला कार बी कार ए से दुगनी गति से दौड़ रही है। कह रहा है यदि कार ए 1/2 घंटे में 90 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, तो कार बी की गति कितनी रही होगी। ठीक है, कार ए से दुगनी स्पीड में चल रही है। ठीक है, दुगनी स्पीड से चल रही है, इसका मतलब क्या होगा
उनका रेशियो कितना दे दिया होगा, 1:2। अब कह रहा है कार ए की बात कर, कार ए का डिटेल दिया है, बोला कि 90 किलोमीटर वो कितने की स्पीड से कितने घंटे में तय कर लेगी, 1:2 घंटे में। तो ये मेरा क्या निकल गया, स्पीड ही तो निकल का ही, स्पीड ही तो बता रहा है, स्पीड की बात कर रहा है। तो कितना हो जाएगा ये स्पीड इसकी, यस बराबर स्पीड या इसकी कितनी हो जाएगी, इसको करेंगे तो कितना 90 गुणे 2 1 2 1 3, तो कितना हो जाएगा गुणे 2/3। तो इसकी स्पीड कितनी निकल के आ गई, स्पीड इसकी निकल के आई 60 किलोमीटर पर आवर। एक की स्पीड निकल के आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 60 गुणे 2, कितना 120 किलोमीटर पर आवर। एक बार फिर से समझते हैं, इसमें दे दिया है, कह रहा है कि कार ए से दुगनी स्पीड में चलती है, तो इनका रेशियो कितना है 1:2। तो कह रहा है कार ए जो है 90 किलोमीटर 1.5 घंटे में चल जाती है, तो इसकी स्पीड कितनी रही होगी, 60 की स्पीड रही होगी। अब ये 60 की स्पीड रही होगी, तो बी की स्पीड कितनी रही होगी 120 रही होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कह रहा है एक ट्रेन पी और क्यू स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है, 48 मिनट में पूरी कर सकती है। दो स्टेशन है पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी है, 48 मिनट में पूरी कर सकती है। कह रहा तो यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है तो वह दूरी 45 मिनट में पूरी कर लेती है। तो कह रहा है ट्रेन का आरंभिक चाल कितनी रही होगी, आरंभिक स्पीड उसकी कितनी रही होगी। तो मैं मानता हूं अगर आरंभिक स्पीड x रही होगी तो कितने की स्पीड से जा रहा होगा, पहले 48 कैसे जा रहा था, ठीक है 48 में जा रहा था। अब क्या कह रहा है कि अगर उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए, कितनी आरंभिक स्पीड 5 बढ़ा दिया तो कितने 45 मिनट में ही उसको कवर कर लेता है। तो इसमें दे दिया है, तो बोल रहा है कि उसकी आरंभिक स्पीड क्या होगी, तो काटेंगे इसको 16 × 48 और 15 × 45। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 16x और कितना बराबर 15x और 75। तो x का मान कितना निकल जाएगा 75। मतलब उसकी इनिशियली स्पीड स्टार्टिंग में जो स्पीड थी 75 थी, जब वो 70 की स्पीड कर देगा तो 45 मिनट पहुंच जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप अगर क्वेश्चन को वन लाइन में कर लेते हैं, अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे, अन्यथा आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो आपको अगर मेरा सेशन अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। साथ में आपको मैं होमवर्क में क्वेश्चन जो देने जा रहा हूँ, वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव को अनुकूल धारा में ए से बी तक तथा प्रतिकूल बिंदु से ए तक वापस पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। यदि प्रवाह का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह ठारे पानी में नाव की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए व बी बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको आज का सेशन कैसा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और लाइक बटन दबा दीजिएगा। तब तक के लिए सभी को जिम की तैयारी करते रहिए, और जब तक आपका NTPC का एग्जाम्स नहीं हुआ तब तक मैं आपके साथ रहूँगा और आपको बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन सीरीज करवाऊँगा जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। ठीक है, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, जय हिंद।